हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस कवर अप करवाया जा रहा है। दिसंबर 23 के लिए ऑलरेडी फ्री बैच चल रहा है, जिसमें आपको यूनिट 1 से लेकर 10 तक दोनों पेपर्स का 1 और पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। फ्री पीडीएफ नोट्स कंप्लीट सिलेबस की इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जा रही हैं। डेली क्विज इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जस्ट आपको करना क्या है, आप एक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्रॉक्स 183 मेंबर्स हो चुके हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। इस पे आपको जितना भी थ्योरेटिकल कंटेंट है वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस अवेलेबल है। सो इन शॉर्ट दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, वहाँ पे आपका पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। सो जैसे कि आपको पता है, आज हमारे पेपर 1 की जनरल पेपर की क्लास हम यूनिट नंबर 8 कर रहे थे, उसका हमने आगे डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन से स्टार्ट करना है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी यूनिट नंबर 8 पे हैं। लाइक थर्ड जो हमारी डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, उसको स्टार्ट करते हैं अप्रॉक्स 234 पेज के अराउंड। सो 234 ये हमने सब कुछ कर लिया था। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करना है। सो करते हैं स्टार्ट। देखो, जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं हायर एजुकेशन में, ये बेसिकली जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज और जो आपकी इनोवेटिव अप्रोचेस है, जब उनको इंटेग्रेट करते हो, तो तब ये किया क्यों जाता है? अपनी टीचिंग को इन्हेंस करने के लिए, लर्निंग अच्छे एक हायर लेवल पे लेके जाने के लिए, रिसर्च इन्हेंस करने के लिए, और जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस एक यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के अंदर होते हैं, उनको इन्हेंस करने के लिए। कहने का क्या मतलब है, जब आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हो, इनोवेटिव अप्रोचेस आप लेके आते हो, ताकि आप अपनी टीचिंग, अपनी लर्निंग, अपना रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस जो आपके यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के बीच में है, उनको आप एक नए लेवल पे लेके जाना चाहते हो, इनोवेटिव बनाना चाहते हो, तो तब आप डिजिटल इनिशिएटिव्स लेते हो। सो जो ये इनिशिएटिव्स होते हैं, इनका जो मेन मुद्दा, जो इनका एम है, यही है कि ये लिवरेज करेंगे जो आपके डिजिटल टूल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अब डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म जो हैं या जो पोटेंशियल हो सकते हैं, ताकि जो आपका एजुकेशनल आउटकम्स को इम्प्रूव किया जा सके, हर बंदे के लिए एजुकेशन के एक्सेस को एक्सपेंड किया जा सके, कोलैबोरेशंस फॉस्टर की जा सके और स्ट्रीमलाइन की जा सके जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। ठीक है, सो अब हम इसको डिटेल में करेंगे। देखो, इनमें सबसे पहले बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, वो आता है मूक का, यानी ये ऑनलाइन लर्निंग एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का। ठीक है, अब जो आपकी ऑनलाइन लर्निंग है, उनमें से मूक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं आपको सब वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिटल इनिशिएटिव बताऊं जो हायर एजुकेशन में लिया गया है, वो ये है कि आप जो डेवलपमेंट और एक्सपेंशन हो रही है, जो आपको ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी सब प्रोवाइड की जा रही है स्टूडेंट्स को। देखो, अर्लियर एजुकेशन फिजिकल क्लासेस तक सीमित थी, बट आज के टाइम पे देखो, जो बंदे फिजिकल क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, वो कहीं पे पीछे ना रह जाए या लैक ना कर जाए, सो उनके लिए डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। सो सबसे सिग्निफिकेंट डिजिटल इनिशिएटिव हायर एजुकेशन में ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की डेवलपमेंट और एक्सपेंशन ही है। जो आपके ऑनलाइन कोर्सेज या प्रोग्राम्स जो आपको ओवर द इंटरनेट या थ्रू यूज ऑफ इंटरनेट मिलते हैं, एक तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड लोकेशन, यानी जब चाहे आप इनको एक्सेस कर सकते हो और जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आप इनको एक्सेस कर सकते हो। इससे स्टूडेंट्स को क्या होगा, उनको अच्छा एक्सेस मिल जाएगा एजुकेशनल रिसोर्सेज का, वो और अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे क्लासेस में रिमोटली। अब इसमें आता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसे हम मूक कहते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन याद रखना, फुल फॉर्म मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक। ये इस आज के टाइम पे से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, क्योंकि ये फ्री और लो कॉस्ट एक्सेस ऑफर करते हैं। अब किस चीज़ का? हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट का, जो बहुत अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन से आता है वर्ल्ड वाइड, यानी जो बहुत अच्छी इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बहुत इंस्टीट्यूट, जो उनके प्रोफेसर्स हैं, वो एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट होता है, उसका फ्री एक्सेस या कह लो यहाँ बिल्कुल लो कॉस्ट एक्सेस हर बंदे को मिल जाता है। इसीलिए मूक ने पॉपुलैरिटी गेन किया है। सो जो मूक है, ये इनेबल करता है लर्नर्स को कि वो इंगेज कर सकते हैं अपने आप को सेल्फ पेस्ड लर्निंग में, वो स्पीड पे जो उनको कंफर्टेबल लगे, और हर बंदा न्यू स्किल्स को, नॉलेज को एक्वायर कर सकता है। उसके पास बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स की ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके कुछ बेनिफिट्स हम मूक के जो पेपर में रैपिडली पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक्सेस इंक्रीज हो गया है एजुकेशन का लर्नर्स के लिए।
अब ये वो बंदे हैं जो किसी टाइम पे अनएबल थे कि वो ट्रेडिशनल इन पर्सन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके जियोग्राफिकल, फाइनेंशियल या टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स परमिट नहीं करते थे, बट अब उनके लिए ये चीज़ बहुत ईजी हो गया, अब उनको अच्छा एक्सेस मिल रहा है। अपॉर्चुनिटीज लाइफ लॉन्ग लर्निंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या कह लो बहुत ही कम कॉस्ट पे। पेडागोगिकल अप्रोचेस बहुत इन्हेंस हो गए हैं, जैसे इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का यूज़, डिस्कशन फोरम्स की डेवलपमेंट और पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस की डेवलपमेंट, कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग जो लर्नर्स के बीच में है, जो अलग अलग बैकग्राउंड से और जोग्राफिकल लोकेशन से आ रहे हैं, अब वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, उनको कल्चर्स का कॉन्टेक्स्ट समझ आ रहा है, उनको अलग अलग चीज़ें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझ आ रही हैं। अब ये तो कुछ बेनिफिट थे, नेक्स्ट आते हैं चैलेंजिंग। देखो सबसे मोटा चैलेंज यही है, इंश्योरिंग क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज एंड क्रेडेंशियल। कितना आपके लिए वो आप उस पर डिपेंड कर सकते हो। देखो ये सबसे पहला मुद्दा है, यानी अभी भी कई बंदों के दिमाग में है कि जो फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में वो ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन, क्योंकि माइट भी जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं या जो उनके क्रेडेंशियल्स हैं वो क्वालिटी के ना हो और उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी बने ना। आपको लर्नर की इंगेजमेंट और मोटिवेशन उसकी सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट में प्रमोट करनी पड़ती है। ये बहुत डिफिकल्ट है। देखो जब आप स्कूल में होते कहीं ना कहीं आपके पास बर्डन बना होता है, आपने ये काम इतने टाइम फ्रेम में करना है, बट जब आप अपनी सेल्फ बेस्ड लर्निंग पे चीज़ें करते हो, आपकी मोटिवेशन, आपकी जो इंगेजमेंट है उसको प्रमोट करना एक चैलेंजेस टास्क बन जाता है। जो डिजिटल डिवाइड है उसको एड्रेस करना पड़ेगा। देखो हर बंदे के पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, माइट भी कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स नहीं होंगे, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, सो ये डिजिटल डिवाइड को एड्रेस करना पड़ेगा। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हर बंदे के पास अच्छा ऑनलाइन रिसोर्सेज का एक्सेस है, इवन जो आपकी अनडिजर्व्ड पॉपुलेशन है उनके पास भी अच्छा एक्सेस है। आपको एडिक्वेट सपोर्ट और गाइडेंस देनी पड़ेगी जो आपके ऑनलाइन लर्नर्स हैं उनको, ठीक है। सो ये कुछ चैलेंजेस थे, ये मैंने आपको करवा दिया। आगे एक ना स्टेटमेंट पढ़ो, The first MOOC यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स ऑफर्ड इन 2008 बाय स्टीफन डॉन्स एंड जॉर्ज साइमंस। ये चीज़ आपको याद रखनी। देखो जो फर्स्ट MOOC था वो 2008 में स्टीफन डाउन्स और जॉर्ज साइमंस ने दिया था। अब उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं वो देखो, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। देखो ये दो चीज़ें समझो, जो कनेक्टिविज्म है ये एक लर्निंग थ्योरी है जो एम्फसाइज करती है जो आपका नेटवर्क्स और कनेक्शंस है लर्निंग में उसके रोल को। यानी जब आप लर्न करोगे, जब कोई चीज़ें आप करवाओगे, उसमें जो आपका नेटवर्क्स का रोल है और जो कनेक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कनेक्टिविज्म बताता है। अब जो ये कोर्स था, दे एक्सप्लोर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ कनेक्टिविज्म एंड द एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क लर्निंग इन द डिजिटल एज। यानी जो ये कोर्स था कनेक्टिविज्म और कनेक्टिव नॉलेज का, इसने क्या एम्फसाइज किया कि जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ कनेक्टिविज्म है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और जो आपकी नेटवर्क लर्निंग है उसको डिजिटल एज में किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आती है आपके पास सेकेंड जो मेजर आता है वो होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जो आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं ये वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं मैनेजमेंट, डिलीवरी, असेसमेंट जो आप एजुकेशनल कंटेंट और एक्टिविटीज़ की। यानी जितने भी आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बीइंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपने जो एजुकेशनल कंटेंट या एक्टिविटीज आप दे रहे हो उसको मैनेज किस तरीके से करना है, किस तरीके से डिलीवर करना है, कैसे उनकी असेसमेंट होगी, ये सब कुछ आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स बताएंगे, ठीक है। आगे जो आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं एक सेंट्रलाइज्ड हब। अब किसके लिए, जितने भी आपके कोर्स मटेरियल्स हैं, असाइनमेंट्स होगी, असेसमेंट्स होगी, जहाँ पे आप डिस्कशंस कर सकते हो, डिस्कशन फोरम्स हो गए या कम्युनिकेशन होगी स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स के बीच में, यानी इन सब चीज़ों के लिए एक सेंट्रल हब मिल जाएगा, यानी एक ही जगह पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। सो जो ये सिस्टम्स हैं ये इनेबल करते हैं इंस्ट्रक्टर्स को ताकि वो एक अच्छे से क्रिएट कर सके और मैनेज कर सके ऑनलाइन कोर्सेज को, स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस ट्रैक कर सके और फीडबैक और ग्रेड्स उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर सके, ठीक है। कुछ इसके बेनिफिट्स हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, वो भी देख लेते हैं। देखो जो सबसे पहले बेनिफिट्स आते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन है कोर्स मटेरियल की और रिसोर्सेज की, सबसे बेस्ट बेनिफिट, एक जगह पे आपको सारी चीज़ें ईजिली अब मिल जाती हैं। कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन जो स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर्स में बीच में वो बहुत अच्छी है। जो आपकी असाइनमेंट सबमिशन और ग्रेडिंग प्रोसेस है वो बड़ा स्ट्रीमलाइंड है, स्मूथली वो फॉलो किया जाता है। आप अच्छे से स्टूडेंट का प्रोग्रेस, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो।
इंटीग्रेशन की जाती है एक्सटर्नल टूल्स और रिसोर्सेज के साथ, जैसे मल्टीमीडिया कंटेंट हो गया और ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स हो गया। अब जितने इसके अच्छे बेनिफिट्स हैं उतने साथ के साथ कुछ चैलेंजेस में सबसे पहले आपको ट्रेनिंग और सपोर्ट देनी पड़ेगी फैकल्टी मेंबर्स को इफेक्टिवली LMS प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, तभी वो अच्छे से कंटेंट इस पे प्रोवाइड कर पाएंगे। डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन की आपको इंश्योर करनी पड़ेगी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, क्योंकि अगर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी या डिजिटल टूल्स यूज किए जाते हैं तो कहीं भी ब्रीच हो सकता है। जो आपके LMS प्लेटफॉर्म्स हैं आपको इनको कस्टमाइज करना पड़ेगा, अडेप्टेबल बनाना पड़ेगा, ताकि हर एक इंस्टीट्यूशनल नीड्स बीइंग द स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल नीड्स उनको पूरा कर सके। जितनी भी आपकी इंटीग्रेशन और इंटर ऑपरेबिलिटी या अदर इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स के साथ वो आपको अच्छी करनी पड़ेगी। देखो आप इंडिविजुअली एक सिस्टम को नहीं चला सकते, उस सिस्टम का कनेक्शन दूसरे सिस्टम के साथ आपको बिठाना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए जिसमें स्टूडेंट के रिगार्डिंग डाटाबेस होगा, लाइब्रेरी डाटाबेसेस हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आती है हमारे पास ब्लेंडेड लर्निंग। जो ब्लेंडेड लर्निंग है ये कंबाइन करती है आपकी फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन को ऑनलाइन लर्निंग कंपोनेंट्स के साथ। इससे क्या होगा, इससे एक हाइब्रिड लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगी, यानी ब्लेंडेड लर्निंग में दोनों मोड्स आ जाते हैं, आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन भी आ जाता है, आपके ऑनलाइन कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, यानी एक हाइब्रिड लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है। यानी जो आपका ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल है ना, इसमें स्टूडेंट्स इंगेज करते हैं बोथ इन पर्सन क्लासरूम एक्टिविटीज एंड ऑनलाइन लर्निंग एक्टिविटीज, यानी साथ बाय साथ जो हमारी एक नॉर्मल क्लास में एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारी ऑनलाइन होती है, उन दोनों में स्टूडेंट्स अपने आप को इंगेज करते हैं। सो जो ये अप्रोच है ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस और इंटीग्रेशन जो टेक्नोलॉजी की है उसको अलाउ करती है, जिससे जो आपके रिसोर्सेज हैं वो इन्हांस हो जाएंगे, जो आपके ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं थे, ठीक है। अब इसके अगेन कुछ बेनिफिट्स आते हैं। सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस की आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो ताकि आप हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की नीड्स को पूरा कर सको। जितने भी आपके मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हैं उनको इंटीग्रेट किया जाता है, सिमुलेशंस को किया जाता है, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को किया जाता है ताकि आप लर्निंग के एक्सपीरियंस को मीनिंगफुल और लर्निंग को इन्हेंस कर पाओ। स्टूडेंट इंगेजमेंट को इंप्रूव किया जाता है। अब किया कैसे जाएगा, थ्रू एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज और इवन कोलैबोरेटिव एक्टिव्स को फॉलो किया जाएगा। जो आपका फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल्स है उसकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती हैं, जहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंटेंट को रिव्यू करते हैं ऑनलाइन क्लास इन पर्सन में अटेंड करने से पहले। कहने का मतलब क्या है, सिंपल, स्टूडेंट्स पहले रिव्यू करेंगे, अगर उनको ठीक बैठेगा फिर वो इन पर्सन क्लास को अटेंड करेंगे डीपर डिस्कशंस के लिए और अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। अगेन जैसे हर में कुछ चैलेंजेस हैं, इसमें भी चैलेंजेस हैं। देखो आपको सारा करिकुलम रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, तभी आप इफेक्टिवली इंटीग्रेट कर पाओगे ऑनलाइन और इनलाइन लर्निंग कंपोनेंट्स को आपस में, ठीक है। आपको इक्विटेबल एक्सेस टेक्नोलॉजी का और डिजिटल रिसोर्सेज का हर स्टूडेंट के लिए इंश्योर करना पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी फैकल्टी मेंबर्स की दो चीज़ों में, एक तो ब्लेंडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को डिज़ाइन करने में और उसको डिलीवर करने में, ठीक है। आपको मैनेज करना पड़ेगा, एक बैलेंस बना के रखना पड़ना है एक ऑनलाइन और इन पर्सन कंपोनेंट्स में, ताकि जो एट द एंड जो आपकी लर्निंग आउटकम्स हैं आप उसको मैक्सिमाइज कर सको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। देखो जो आपकी वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी है, ये दो वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनके पास इतना पोटेंशियल है कि ये टीचिंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक इमर्सिव और इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करके। मतलब आपके इतनी इनमें काबिलियत है कि जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो इतने हाई लेवल पे जा सकते हैं, इतने इंटरेक्टिव हो सकते हैं ना कि उसके जो आउटकम्स निकलेंगे वो बहुत अच्छे और एफिशिएंट और मीनिंगफुल निकलेंगे। जो आपका वर्चुअल रियलिटी है ये आपको एक कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन प्रोवाइड करती है 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट का, और जो आपके AR है वो ओवरले करती है डिजिटल कंटेंट को रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में, ठीक है। सो ये इनके कुछ मतलब थे। वैसे ये मैंने आपको ऑलरेडी आगे भी करवाया है। अगर हम इनके बेनिफिट्स देखें तो देखो, जब आप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को या इन्वायरमेंट्स को सिमुलेट करते हो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए, जैसे मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में, तो आपको बिल्कुल लाइक अ रियल चीज़ आप जिसको फेस करें आपको वैसा इन्वायरमेंट मिल जाता है, जो आपकी विजुअलाइजेशन, इनहैंस्ड विजुअलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स की, वो इंटरेक्टिव 3D मॉडल्स और सिमुलेशन के थ्रू बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाती है।
कोलैबोरेटिव और इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट किए जाते हैं थ्रू शेयर्ड वर्चुअल स्पेसेस, यानी बच्चे इकट्ठे मिलके चीज़ों को रियलिटी की तरह समझते हैं, मतलब उनको पूरी ये फीलिंग आती है कि वो उस चीज़ को रियल में ही देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे, कुछ चैलेंजेस आते हैं। देखो एक और बेनिफिट है इसका मेजर, आपको जो रिमोट लैबोरेटरीज या फील्ड एक्सपीरियंसेस है उसका अच्छा एक्सेस मिल जाता है थ्रू वर्चुअल इन्वायरमेंट्स, यानी वो चीज़ें जो आप कभी फिजिकली देख नहीं सकते थे, यानी जो कोई भी फैक्टर कारण आपके लिए एक्सेसिबल नहीं थी, वर्चुअल इन्वायरमेंट के थ्रू उसका आपको फील मिल जाएगा। अब अगर मैं इसके चैलेंजेस बताऊं तो सबसे पहले बहुत हाई कॉस्ट एसोसिएटेड है वीआर और एआर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ, क्योंकि बहुत सारी आपको चीज़ें चाहिए वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए। जो आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है वीआर और एआर एक्सपीरियंस को सपोर्ट करने के बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है। जब आप इंटीग्रेट करते हो वीआर और एआर टेक्नोलॉजी को एग्जिस्टिंग करिकुलर और इंस्ट्रक्शनल मेथड में, उसमें बहुत डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाती हैं। वीआर और एआर कंटेंट की रिसोर्सेज की जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के उनकी अवेलेबिलिटी बड़ी लिमिटेड है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज OER। अब जो आपके ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं ये फ्रीली एक्सेसिबल हैं और ओपनली लाइसेंस्ड एजुकेशनल मटेरियल्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है और इवन मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अगर मैं आपको OER में बताऊं तो इसमें टेक्स्ट बुक्स हो गई, लेक्चर्स हो गए, वीडियोस हो गए, इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स हो गए और इसके अलावा बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं विदाउट एनी कॉस्ट। अगर इसके बेनिफिट्स देखें तो सबसे पहले तो एक जो आपका फाइनेंशियल बर्डन स्टूडेंट्स के लिए है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उनको अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा लर्निंग मटीरियल्स का। जो आपके रिसोर्सेज हैं जो आपकी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल नीड्स को पूरा करेंगे, आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो, वो इजीली अडेप्टेबल है। कोलैबोरेशन और जो शेयरिंग है आपके एजुकेशनल कंटेंट की इंस्ट्रक्टर्स और इंस्टीट्यूशन के बीच वो बहुत अच्छी है। कंटिन्यूसली इंप्रूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो OER को थ्रू कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस एंड फीडबैक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कुछ चैलेंजेस आते हैं। देखो आपको इसमें क्वालिटी को एश्योर करना और क्यूरेशन जो OER का वो बहुत डिफिकल्ट है, इसमें कहीं ना कहीं एक्यूरेसी और रेलेवेंस इतना हाई नहीं होता। अडॉप्शन और अवेयरनेस फैकल्टी मेंबर्स के लिए कि उनके पास अब OER अवेलेबल है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, ये भी समवट चैलेंजिंग है। जो आपके सस्टेनेबिलिटी और फंडिंग मॉडल्स हैं OER इनिशिएटिव्स के, उनको बनाना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आपको ओपन लाइसेंसिंग और कॉपीराइट कंसिडरेशंस के साथ अध्ययन करना पड़ेगा। आपका जो OER है उसका यूज और रिमिक्स करके, सो जो एक काफी चैलेंजिंग चीज बन जाती है। अब एक पेपर में क्वेश्चन आया था मेजर्स टू प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर कॉपीराइट। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर की कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप कौन कौन से मेजर्स ले सकते हो। देखो सबसे पहले आप प्रोडक्ट की जो आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की सप्लाई की गई है उसको यूज कर सकते हो। अब ये वो की होती है जो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है ना, प्रोवाइडेड विद द लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर टू ऑथेंटिकेट एंड एक्टिवेट इट। यानी अब आपको पता है, यह बहुत बेसिक चीज़ है, जब आप कोई सॉफ्टवेयर मार्केट से खरीद के उसके आपको ओरिजिनल उसको एक्सेस करने के लिए, ऑथेंटिकेट और एक्टिवेट करने के लिए एक प्रोडक्ट की मिलती है। सो ये फर्स्ट स्टेप है। आप एक लाइसेंस एग्रीमेंट को साइन कर सकते हो, यानी जो सॉफ्टवेयर जो अकम्पनीड होते हैं लाइसेंस एग्रीमेंट के साथ वो आउटलाइन करते हैं टर्म्स क्या, कंडीशंस क्या है उसके यूज की। ठीक है, सो जब आप उनको साइन और अध्ययन करते हो तो वो एग्रीमेंट आपको हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर की कॉपीराइट को। आप जो आपको ओरिजिनल पैकिंग पे होलोग्राम्स मिलते हैं आप उनका यूज कर सकते हो। देखो जो होलोग्राम्स और ऐसे कई और सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो ओरिजिनल पैकेजिंग पे होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं। आप एक तो ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकते हो सॉफ्टवेयर की और काउंटर फिटिंग को प्रिवेंट कर सकते हो कि आगे आपको पायरेटेड कॉपी से बच सकते हो। आप डोंगल्स का यूज कर सकते हो इलीगल यूज प्रिवेंट करने के लिए। देखो जो डोंगल्स होते हैं ना, ये हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनको अटैच किया जाता है कंप्यूटर्स के साथ ताकि आपको एक्सेस मिल जाए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का। ये आपको हेल्प करते हैं अनऑथराइज्ड यूज को प्रिवेंट करना। अब अनऑथराइज्ड यूज किसका, सॉफ्टवेयर का। ठीक है, नेक्स्ट आप बढ़ते हैं, आगे आते हैं आपके पास डाटा एनालिटिक्स एंड लर्निंग एनालिटिक्स। ठीक है, जो आपके डाटा एनालिटिक्स और लर्निंग एनालिटिक्स हैं इसमें कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होती है डाटा की, ताकि आपको इंसाइट्स मिल सके स्टूडेंट की लर्निंग और इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस के रिगार्डिंग। मतलब स्टूडेंट्स किस तरीके से सीख रहे हैं, क्या उनके इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस हैं, उसके रिगार्डिंग जब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको डाटा चाहिए, आपको इंसाइट्स चाहिए, तो आप डाटा एनालिटिक्स और लर्निंग एनालिटिक्स का यूज कर सकते हो। देखो जब आप डाटा को लिवरेज करते हो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या कोई भी आपके पास एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उससे तो जो इंस्टीट्यूशन है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैटर्न्स क्या चल रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं और किन एरियाज में स्टूडेंट्स को इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, अगेन इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स के या प्रेफरेंस के बेसिस पे बन जाते हैं। मतलब जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस है आप उनको टेलर कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। आप अर्ली आइडेंटिफाई कर लोगे जो स्टूडेंट्स रिस्क पे हैं और जिन पे टारगेटेड इंटरवेंशंस फॉर इंप्रूवमेंट, रिटेंशन एंड सक्सेस रेट, यानी आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा जब इन एनालिटिक्स को आप यूज करोगे, भाई ये स्टूडेंट रिस्क पे है, इस पे आपको इंटरवेन करना पड़ेगा अगर आप उसकी रिटेंशन और सक्सेस रेट्स को इंप्रूव करना चाहते हो। जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज हैं या जो आपका कोर्स डिजाइन जो आपने स्टूडेंट परफॉर्मेंस डाटा के बेसिस पे बनाया, उसको इवेल्युएट करना, उसको इंप्रूव करना ईजी है। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगी इंस्टीट्यूशन लेवल पे रिसोर्स एलोकेशन और करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसमें अगेन कुछ चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले जब आपको इंश्योर करनी पड़ेगी डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी जब आप कलेक्ट कर रहे हो और स्टूडेंट डाटा को एनालाइज कर रहे हो। अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिक्स करने हैं तो आपको जितने भी अलग अलग आपके डाटा सोर्सेस या सिस्टम है उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उनकी इंटरऑपरेबिलिटी को टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको जितना आपका फैकल्टी या स्टाफ है उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि डाटा एनालिसिस किस तरीके से करने हैं, किस तरीके से उनकी इंटरप्रेट करना है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। ठीक है, लास्ट में जितनी भी एथिकल कंसीडरेशंस हैं स्टूडेंट डाटा का यूज में या उनकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में, उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है गेमिफिकेशन एंड गेम बेस्ड लर्निंग। देखो जो गेमिफिकेशन है बेसिकली इसमें जो आपके गेम एलिमेंट्स है जैसे रिवॉर्ड्स हो गए, कंपटीशन हो गए, प्रोग्रेस ट्रैकिंग हो गया, आप उसको इंटीग्रेट करते हो एजुकेशनल एक्सपीरियंस में। देखो यानी जो चीज़ें एक बच्चे को अट्रैक्ट करते हैं कि वो गेम खेले, सेम उन चीज़ों को आप इंटीग्रेट करते हो ताकि आप एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को अच्छा बना सको। जो आपकी गेम बेस्ड लर्निंग है इसमें आप एजुकेशनल गेम्स का और गेम लाइक एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हो ताकि आप अपनी लर्निंग और इंगेजमेंट को इन्हेंस कर सको। अगेन इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट की मोटिवेशन और इंगेजमेंट गेमिफाइड लर्निंग एक्सपीरियंस की इसके थ्रू इंक्रीज होती है। जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स है एक सिमुलेटिव और इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में आप उनको अप्लाई करवाते हो स्टूडेंट्स के थ्रू। मतलब इन शॉर्ट स्टूडेंट्स उसको अप्लाई करते हैं अगर आप गेमिफिकेशन और गेम बेस्ड लर्निंग को करते हो। जैसे देखो गेम्स में आपको इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए ना, अब आपने आगे करना क्या, सेम तरीके से जब इसको यूज किया जाता है तो आपको बहुत अच्छी स्किल्स मिल जाती हैं। आपको इमीडिएट फीडबैक और प्रोग्रेस पता चल जाएगा जब आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करोगे, ट्रैक करोगे। जो आप इससे कोलैबोरेशन और कंपटीशन स्टूडेंट्स के बीच में बढ़ा सकते हो, पीयर लर्निंग फॉस्टर कर सकते हो, सोशल इंटरेक्शंस बढ़ा सकते हो। अब इसके कुछ चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले आपको डिजाइन और डेवलप करना पड़ेगा बहुत एक इफेक्टिव गेमिफाइड एक्सपीरियंस। अगर आपको कुछ मीनिंगफुल आउटकम्स चाहिए, सो जो ये आपका इफेक्टिव गेमिफाइड एक्सपीरियंस होगा इसको अलाइन करना पड़ेगा जो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है उसके साथ, जो कि एक बहुत चैलेंजिंग है टास्क है। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आप जो गेम एलिमेंट्स को यूज कर रहे हो उसका बैलेंस होना चाहिए आपके एजुकेशनल कंटेंट के साथ ताकि जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस आप अवॉइड कर सको। हाई क्वालिटी एजुकेशनल गेम्स और रिसोर्सेज का एक्सेस बड़ा डिफिकल्ट है। जो असेसमेंट और इवैल्यूएशन है लर्निंग आउटकम्स की गेमिफाइड एनवायरनमेंट में वो भी बड़ी डिफिकल्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिजिटल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखो जो आपके डिजिटल असेसमेंट टूल्स और प्लेटफॉर्म्स हैं ये कहीं ना कहीं आपका एफिशिएंट और इफेक्टिव इवैल्यूएशन स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स की इनेबल करते हैं। मतलब जैसे आपको ये पढ़ाने में हेल्प करते हैं ना डिजिटल टूल्स, सेम तरीके से जो डिजिटल असेसमेंट और इवैल्यूएशन है ये स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स को एक्सेस करने में असेस करने में, इवैल्यूएट करने में हेल्प करते हैं। इसमें जो टूल्स आते हैं वो आते हैं आपके ऑनलाइन क्विजेस हो गए, एग्जाम्स आप ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हो, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम्स हो गए, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हो गए, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब आते हैं इनके बेनिफिट्स और चैलेंजेस अगेंस्ट। बहुत इजी है। सबसे पहले तो जो आपके असेसमेंट प्रोसेसेस हैं वो पूरे स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, यानी आप फास्टर तरीके बहुत जल्दी ग्रेडिंग कर पाओगे। फीडबैक की प्रोविजन बहुत इजीली अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिविटी, कंसिस्टेंसी ग्रेडिंग में ऑटोमेटेड सिस्टम्स के थ्रू इनहेंस हो जाती है। डाटा का एक्सेस, एनालिटिक्स का एक्सेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए और वो एरियाज आइडेंटिफाई करने के लिए जहाँ पे उसको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो बहुत अच्छा है।
फॉर्मेटिव असेसमेंट और अडेप्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। अब इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। देखो, अगर आप ऑनलाइन असेसमेंट्स कर रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी को, अगर आपने चीटिंग और एकेडमिक डिसऑनेस्टी को प्रिवेंट करना है। ठीक है, जितने आपके ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम्स हैं वो वैलिड हैं, उनकी रिलायबिलिटी को टेस्ट करना एज कंपेयर टू ह्यूमन ग्रेडिंग वो बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है। आपको फैकल्टी मेंबर्स जो आपके डिजिटल असेसमेंट टूल्स को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं या जो इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं, आपको उनको ट्रेनिंग और सपोर्ट देनी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग और सपोर्ट। जो आपके असेसमेंट मेथड्स हैं जो अलाइन करेंगे आपके डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ, आपको उनको अडेप्टेबल बनाना पड़ेगा। तभी अगर आप एक पाथ पे चलोगे तभी आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। अब इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट आई थी, वो देखो पेपर में क्या स्टेटमेंट में, पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था। रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट कोर्स ओवर टाइम एंड अक्रॉस डिफरेंट कंडीशन। यानी वो क्या कह रहे हैं, देखो अगर रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, आपको रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी होगी, स्टेबिलिटी होगी टेस्ट स्कोर की ओवर अ टाइम अक्रॉस डिफरेंट कंडीशन। चाहे आप एक टेस्ट को अलग अलग कंडीशंस में ओवर टाइम टेस्ट कर लो, आपके टेस्ट स्कोर कंसिस्टेंट और स्टेबल रहेंगे। देखो, रिलायबिलिटी असेस करती है, आपको असेस करके बता दिया कि जो आपका टेस्ट है वो कंसिस्टेंटली मेजर हुआ है, यानी जो आप मेजर करना चाहते थे वही मेजर हुआ है। सो जो अगर एक आपका टेस्ट रिलायबल होगा तो आपको सिमिलर स्कोर ही सेम इंडिविजुअल बंदे के मल्टीपल टाइम्स मिलेंगे, सो वो रिलायबल होगा। अब उन्होंने कहा था रिलायबिलिटी रेफर्स टू कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स और मेजरमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है, सेम ही चीज़ है, मतलब सेम चीज़ को दो तरीके से उन्होंने पूछा है। और जो वैलिडिटी होती है अगर हम उसको दूसरे हाथ देखें तो रेफर्स टू एक्सटेंड टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज्ड टू मेजर, यानी क्या एक हद है, क्या एक एक्सटेंट है कि वो वही मेजर करेगा टेस्ट जो आप मेजर करना चाहते हो। देखो, वैलिडिटी आपको असेस करके बताती है एक्यूरेसी और एप्रोप्रिएटनेस जो आपके इन्फरेंसेस और जो इंटरप्रिटेशंस आपने टेस्ट से बनाई हैं, यानी वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, वो वैलिड हैं या नहीं है। सो जो वैलिडिटी का कंसिस्टेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, बट वो मीनिंगफुल और रेलेवेंस जो आपका स्कोर्स है उसके साथ डायरेक्टली जरूर रिलेटेड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है क्लाउड कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज। देखो, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और स्टोरेज है ये आपको स्केलेबल और एसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ताकि जो आप अपने एजुकेशनल रिसोर्सेज को, डाटा को और एप्लीकेशंस को अच्छे से स्टोर कर पाओ, उनका हर जगह से आपको अच्छा एक्सेस मिल जाए। यानी जो आपके क्लाउड बेस्ड सोल्यूशंस हैं ये बहुत सारे एडवांटेजेस आपको ऑफर करते हैं, जैसे आपको रिमोट एक्सेस मिल जाता है, आपकी कोलैबोरेटिव वर्क स्पेसेस डेवलप हो जाती है, डाटा बैकअप और रिकवरी बहुत अच्छी होती है इनकी। ठीक है, अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, यानी मान के चलो, देखो जैसे क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव्स होंगे आपके सेम तरीके से वो होता है वहां पे, यानी आप रिमोटली इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो जो डाटा आपका क्लाउड स्टोरेज में स्टोर किया गया हुआ है। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या है, देखो जितना आपका एजुकेशनल रिसोर्सेज या टूल्स है उसको आप अच्छे एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी और किसी भी डिवाइस पे, बस आपको चाहिए क्या, एक नॉर्मल इंटरनेट कनेक्शन। जो आपकी कोलैबोरेशन और फाइल शेयरिंग स्टूडेंट्स और इंस्ट्रक्टर के बीच में वो बहुत ईजी हो गई है इसके थ्रू। स्केलेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ गई है, क्योंकि आपको पे एज यू गो मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं, आपको उतना ही पे करना है जितना आप उसको यूज कर रहे हो। डाटा बैकअप और डिजास्टर के टाइम पे जो रिकवरी है एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा की जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बहुत इजीली हो सकती है। ठीक है, अगेन इसमें कुछ चैलेंजेस है। देखो अगेन पहला चैलेंज वही डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, क्योंकि अब आप एजुकेशनल सेंसिटिव एजुकेशनल डाटा को स्टोर कर रहे हो क्लाउड पे, तो इंश्योर करना पड़ेगा प्राइवेसी को और सिक्योरिटी कंसर्न्स को। आपके पास आपको एक रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी पे डिपेंड करना पड़ेगा अगर आपने क्लाउड बेस्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं हुआ तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेशन और इंटरऑपरेबिलिटी जो आपके एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ वो बड़ी डिफिकल्ट है। आपको वेंडर जो जिस बंदे से आपने क्लाउड स्टोरेज लेनी है, जो आपका वेंडर है उसकी सिलेक्शन और मैनेजमेंट क्लाउड सर्विसेज के लिए वो भी बड़ी डिफिकल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। देखो जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन में लिए गए थे ना, वो टीचिंग से और लर्निंग से भी आगे जा रहे हैं। ठीक है,
यानी अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस और स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में भी इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। अगर मैं इनमें कुछ आपके इनिशिएटिव्स बताऊं तो जब आप स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इंप्लीमेंट कर रहे हो, एनरोलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस कर रहे हो, पेमेंट सिस्टम बना रहे हो, एडवाइजिंग एकेडमिक एडवाइजिंग टूल्स डेवलप कर रहे हो और वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज कर रहे हो, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टूडेंट सपोर्ट प्रोसेसेस में आ जाते हैं। इसके कुछ बेनिफिट देखो, बेनिफिट्स आप एक बार पढ़ लेना, ऑलमोस्ट सिमिलर या जितने आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल ईयर और कोर्स शेड्यूलिंग, टाइम टेबल्स ऑनलाइन मिल जाते हैं। कम्युनिकेशन और एक्सेसिबिलिटी जो स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज की वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इंप्रूव हो चुकी है। और जितने भी आपके जो मान के चलो जो आपके डिसीजन मेकिंग का रिसोर्स एलोकेशन के लिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, स्ट्रेटेजिक प्लान्स फॉर्मुलेशन के लिए, स्टूडेंट सक्सेस इनिशिएटिव के लिए, वो सारी अब डाटा ड्रिवन है, अब अंदाजे से कोई भी चीज़ नहीं की जाती। स्टूडेंट की इंगेजमेंट, सेटिस्फेक्शन पर्सनलाइज सपोर्ट सर्विस के थ्रू काफ़ी इनहेंस हो चुके हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि उनको उनके लेवल पे आके चीज़ें समझाई जाती है। अगेन इसमें कुछ चैलेंजेस है, अगेन वही है, इंटीग्रेट और इंटरऑपरेबिलिटी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स की और डाटाबेसेस की डिफिकल्ट है। आपको स्टाफ मेंबर्स को ट्रेनिंग और सपोर्ट देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि वो इफेक्टिवली यूज़ करें डिजिटल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को। डाटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस अगेन आपको देखने पड़ेंगे अगर आपने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन मैनेज करना है। आपको ऑटोमेशन और पर्सनलाइजेशन स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं तो जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन में उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टीचिंग को, लर्निंग को, रिसर्च को, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को। सो जो ये इनिशिएटिव्स हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दे रही हैं, जैसे आपको एक्सेस एक्सपैंड हो गया, पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, कोलैबोरेशंस हो गई, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो गई, बट इसके साथ के साथ बहुत सारे चैलेंजेस में हम वो आप देख लो, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक पेपर में क्वेश्चन आया था पुल टेक्नोलॉजी का, सो इट विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। देखो पुल टेक्नोलॉजी में पहले एक लाइन सुनो, in the given scenario where the client initiates a transaction by requesting information from a server, it refers to pull technology in terms of communication। देखो जब एक आपका क्लाइंट ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता है, वो मतलब स्टार्ट ट्रांजैक्शन क्लाइंट की तरफ से होती है और वो इंफॉर्मेशन सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, तो उसे हम पुल टेक्नोलॉजी कहते हैं कम्युनिकेशन के टर्म्स में। यानी जो पुल टेक्नोलॉजी है ये वो कम्युनिकेशन मेथड है जहाँ पे जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट करेगा इंफॉर्मेशन या डाटा सर्वर से, क्योंकि उसको उसकी नीड है। सो जो क्लाइंट है वो पुल करता है इंफॉर्मेशन को जब उसको ज़रूरत होगी, ठीक है। सो ये याद रखना। अब कुछ डिजिटल इनिशिएटिव सुनो। देखो जो डिजिटल इनिशिएटिव ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए, रिसर्च और इसके अलावा बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं उनको इंप्रूव करने के लिए। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं डिजिटल इनिशिएटिव्स, तो इनको वैसे हम डिटेल में भी करेंगे एक बार वैसे, क्योंकि हमारे यूनिट नंबर 10 है ही हायर डिजिटल इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन, उसमें बहुत डिटेल करेंगे। सबसे पहले आता है ई विद्वान। ये एक्सपर्ट डाटाबेस और नेशनल रिसर्च नेटवर्क है जिसमें आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। जो ई कल्प है इसमें आप एजुकेशन का स्प्रेड करते हो एम्बेडेड सिस्टम्स और रोबोटिक्स के थ्रू। जो ई यंत्र है यानी ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्कॉलरली इंफॉर्मेशन है, यानी इसमें ई बुक्स और ई जर्नल्स आपको लोअर रेट्स पे मिल जाएंगी। जो ई शोध सिंधु है ये डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट है डिज़ाइन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा होता है टॉपिक कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। पीडीएफ इसकी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो दोनों चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब कर लो। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं कल विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे अहेड।